कक्षा 11 के सभी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज से हम उनके लिए रेगुलर कक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं और इस रेगुलर कक्षाओं के आयोजन में आज पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब तक आपने कक्षा 10 तक विज्ञान पढ़ी है और विज्ञान का अब आगे डिवाइडेशन हो गया है कई सारी ब्रांचों के अंदर। तो देखो, आपने जो पढ़ी है विज्ञान अब तक और विज्ञान जो है प्रकृति के अंदर घटित होने वाली घटनाएं, जो भी प्रकृति के अंदर नेचुरल रूप से घटित होती है, उन घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन से, यानी स्टेप बाय स्टेप जो है उनका जब एनालिसिस किया जाए, विश्लेषण किया जाए, उस अध्ययन से अर्जित ज्ञान को जो है वो विज्ञान कहते हैं। जैसे न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और ऊपर से जो है सेब जो है नीचे गिरी, तो ये प्राकृतिक घटना थी। फिर न्यूटन ने जो है इसका क्रमबद्ध विश्लेषण किया और ये खोज निकाला कि सेब नीचे की तरफ ही क्यों गिरी, ऊपर की तरफ गति उसने क्यों नहीं करी। तो प्रकृति के अंदर घटित होने वाली घटनाओं के क्रमबद्ध विश्लेषण से अर्जित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान जो है वो उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। अब उसी का नतीजा है कि कुछ चीज़ें जो है खोज ली गई है, उससे नई चीज़ जो है वो प्राप्त कर रहे हैं, नया ज्ञान अर्जित कर पा रहे हैं, यही विज्ञान है। तो विज्ञान जो है अब आपके लिए डिवाइड हो गया है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। रसायन विज्ञान, जिनके अंदर रसों वाला एक विज्ञान, रसायन विज्ञान का अध्ययन अपन करेंगे। इसके अलावा भौतिक विज्ञान, ये भी आपके यहाँ एक ब्रांच के रूप में चलेगा। इसके अलावा जीव विज्ञान, इसकी दो ब्रांच होंगी, एक वनस्पति विज्ञान होती है और एक होती है जंतु विज्ञान, बॉटनी और जूलॉजी। इसको आप सब जानते ही हैं, केमिस्ट्री इसको जानते ही हैं। फिजिक्स डर लगता है पहले से ही, फियर। और इसके अलावा भूविज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, बहुत सारी प्रकार की विज्ञान है। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से अपन आपकी कक्षा 11 में अध्ययन करेंगे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। इसके अलावा गणित के साथ जीव विज्ञान भी चलती है, तो गणित के विद्यार्थियों के ये शंकाएं नहीं होगा, तो उनके लिए वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान का अध्ययन वो नहीं कर सकेंगे। तो ये दो जो है रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, विज्ञान की ब्रांच है। इसमें से अपन रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे। अब रसायन विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की तो अपन बात कर चुके हैं कि प्रकृति के अंदर घटित होने वाली घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान कौन है, क्या है? तो रसायन विज्ञान विज्ञान की शाखा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की ही एक ब्रांच है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना, संगठन, गुणधर्मों और उनके मध्य अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो रसायन विज्ञान की एक बार परिभाषा या डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, यह रसों वाला विज्ञान है। इसमें ज़्यादातर रस होंगे और रस आप किसी भी टाइप का देख सकते हो, उन सब में रसायन होता है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों यानी द्रव्य मैटर
की संरचना, संगठन, कोमा गुणधर्मों एवं इनकी आपसी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाती है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ यानी द्रव्य यानी मैटर की संरचना, संगठन, गुणधर्म और पदार्थ की आपस में, एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस ब्रांच में किया जाता है वो रसायन विज्ञान कहलाती है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ ए मैटर, compositions, properties or interaction in between the matters is known as chemistry। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना, संगठन, गुणधर्म और उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं अपन, वो रसायन विज्ञान। आगे बढ़ते हैं। अब पदार्थ ले लेते हैं। मान लीजिए अपन सबसे ज़्यादा जो है अपना जीवन दाता एक तरीके से कह सकते हैं जल, जल के बिना जीवन असंभव है। वो एग्जाम्पल, ये एक पदार्थ है, इसको अपन द्रव्य भी कह सकते हैं और मैटर। जल, तो रसायन विज्ञान जल एक पदार्थ हो गया, इसकी एक व्याख्या करती है इसकी संरचना की, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। फिर संगठन, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, गुणधर्म, और ये इसकी अन्योन्य क्रियाएं। जल एक पदार्थ है, इसकी संरचना के बारे में बात करेगी, इसका संगठन के बारे में बात करेगी, इसके गुणधर्मों के बात करेगी और इसकी अन्योन्य क्रियाएं किसके साथ, कौन से पदार्थ के साथ किस प्रकार की क्रियाएं होंगी उसकी बात करेगी। वो विज्ञान की ब्रांच रसायन विज्ञान है। तो पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। तो रसायन विज्ञान ने जो वाटर मॉलिक्यूल यानी जल की स्ट्रक्चर, अणुसूत्र होता है H2O, 9th और 10th में देख चुके हो आप लोग। संरचना यानी स्ट्रक्चर जो है इसकी, वो रसायन विज्ञान ने दी है कि H2O जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु जो होते हैं H2O के, उसकी स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप की होती है। उसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, वो दोनों ऑक्सीजन के साथ एक V आकार में इस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं। तो ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर। इसके अंदर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो आप 10वीं क्लास में शायद पढ़ चुके होंगे। वो होते हैं जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते, इनको कहते हैं लोन पेयर्स, और जो बंध निर्माण में भाग लेते हैं उनको कहते हैं बॉन्ड पेयर्स। उसके बाद आता है संगठन, कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के अनुसार जल का संगठन, वाटर का संगठन क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है। तो जल के अंदर रसायन विज्ञान बताती है कि इसके अंदर एक तो होती है हाइड्रोजन गैस और एक होती है ऑक्सीजन गैस। ये दोनों जुड़ करके, संयुक्त होकर के और जल का निर्माण करती है। तो संगठन बता दिया रसायन विज्ञान ने कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के और जल का निर्माण करती है। ये हो गया संगठन। फिर गुणधर्म, तो जल जो है वो न अधिक गाढ़ा न अधिक पतला द्रव है।
न ठोस है न गैस है, द्रव है। इसके अलावा ये कलरलेस है, रंगहीन है, और गुणधर्म क्या है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक है इसका 0 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलता है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट बीपी क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। इसकी ऊष्माधारिता इसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी क्या होती है आगे वैसे विस्तार से देखेंगे, लेकिन किसी पदार्थ की ऊष्मा को धारित कर लेने की क्षमता, ऊष्मा को रखने की क्षमता कितनी है, वो उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है। धारिता मतलब धारण कर लेने की क्षमता, कि एक बच्चा है तो वो अपने सिर पर कितना वजन रख सकता है, 10 किलो, तो वो उसकी धारिता होगी। यहाँ ऊष्मा को धारित करने की क्षमता जल की उच्च होती है। क्यों? क्योंकि जल के अंदर अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। इसमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी अन्योन्य क्रियाएं, यानी ये अम्लों के साथ कैसी अभिक्रिया करता है जल, ये क्षारों के साथ कैसी अभिक्रिया करती है, ये इसकी अन्योन्य क्रियाएं होंगी। इसके अलावा ऑक्सीकारकों, अपचायकों, बहुलकों किसके साथ किस प्रकार की अभिक्रियाएं यानी रासायनिक अभिक्रियाएं, अन्योन्य क्रियाएं जल की होती है, वो शामिल हो जाएगी अन्योन्य क्रियाओं में। इंटरेक्शन इन बिटवीन मैटर्स, पदार्थ की अन्य पदार्थों के साथ अन्योन्य क्रियाएं। तो ये तो बात हुई कि रसायन विज्ञान किसी पदार्थ के बारे में क्या क्या बता देती है, तो उसकी संरचना बता देती है, उसका संगठन बता देती है, उसके गुणधर्म बता देती है। विस्तार से आगे बात करेंगे इनकी। इसके अलावा ये किसके साथ अन्योन्य क्रियाएं कर सकता है और किसके साथ नहीं कर सकता। जैसे पानी की एक अन्योन्य क्रिया में ये सार्वत्रिक विलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वत्रिक विलायक, यानी अपने में सबको घोलने की क्षमता जल के अंदर पाई जाती है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो ये इसकी अन्योन्य क्रिया है कि ये सबके साथ लगभग अभिक्रिया करने की क्षमता रखता है। तो ये तो बात हुई रसायन विज्ञान और फिर पदार्थ के बारे में वो क्या क्या बता सकती है। उसके बाद रसायन विज्ञान जो है वो अणुओं और परमाणुओं का विज्ञान भी कहलाता है, ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अणुओं और परमाणुओं का विज्ञान। क्यों? क्योंकि पदार्थ बनता है, पदार्थ जो है वो बनता है सामान्यतया अणुओं से और अणु बनते हैं परमाणुओं से। और ये रसायन विज्ञान पदार्थ के ही संरचना, संगठन और प्रकृति की बात करता है, प्रकृति, गुणधर्म और अन्योन्य क्रियाओं की बात करता है। तो पदार्थ बनते हैं अणुओं से, अणु बनते हैं परमाणुओं से, इसलिए इसको अणुओं और परमाणुओं का विज्ञान भी कहते हैं। अब रसायन विज्ञान का महत्व क्या है, ये क्या काम में आती है, तो चाहे अम्ल हो और चाहे क्षार हो, लवण हो चाहे बहुलक हो, ऑक्सीकारक हो चाहे अपचायक हो, कीटनाशक हो चाहे खरपतवारनाशक हो, साबुन हो चाहे अपमार्जक हो, औषधि हो, इन सब में ही किसका इस्तेमाल होता है, रसायनों का इस्तेमाल होता है। जल एक खुद रसायन है। इसके अलावा कोविड-19 चल रहा है, उसकी दवाई खोजने के प्रयास चल रहे हैं, वो भी एक रसायन ही होगा। तो रसायनों का अपने जीवन के अंदर
बहुत महत्व है और बहुत काम के हैं। इसके अलावा नींबू के अंदर अपन सिट्रिक एसिड पी लेते हैं, वो भी एक रसायन ही है। तो रसायनों का बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन रसायन जो है वो कुछ जगह अपने लिए नुकसानदेह भी है। जैसे रसायनों में पॉलीथीन, प्लास्टिक एक रसायन ही है और प्रकृति के लिए एक तरीके से अभिशाप बन गया है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर और एसी जो होती हैं उनसे निकलता है और ये उत्तरदायी है ओजोन अपक्षय के लिए, ओजोन परत को नष्ट कर रहा है, ओजोन लेयर जो है इसके कारण नष्ट हो रही है। तो ये महत्व कम कर देता है यहाँ आकर के रसायनों का। इसके अलावा अपनी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CH4 यानी मेथेन, ये जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न कर रही है, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ये अपने दैनिक जीवन में महत्व भी बहुत है, लेकिन पर्यावरण के लिए भी रसायन नुकसानदेह है, जिनके अंदर पॉलीथीन है, CFC है, CO2, CH4 है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, जो रसायनों का महत्व है कहीं ना कहीं कम भी कर देती है। तो ये तो बात हुई रसायन विज्ञान के महत्व की। अब रसायन विज्ञान जो है वो पदार्थ की बात करता है, द्रव्य की बात करता है, क्योंकि शुरुआत प्रकृति पदार्थों से ही बनी हुई है। जो भी चीज़ अपने आसपास आप लोग देख रहे हैं वो सब पदार्थ हैं। मेरे हाथ में चौक दिखाई दे रही है वो भी पदार्थ है, माइक लगा हुआ है वो भी पदार्थ है, मैं खुद पदार्थ हूँ, आप खुद पदार्थ हैं, मोबाइल पदार्थ है, अपने आसपास ये बोर्ड पदार्थ है। मतलब जितनी भी चीज़ें आप सबको दिखाई दे रही है वो सब पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, मैटर हैं। जो आपको नहीं दिखाई दे रही है वो भी क्या है, वो भी पदार्थ हैं। जैसे हवा है। अब पदार्थ की क्या पहचान है, तो पहले पदार्थ को देखते हैं फिर हवा की बात करते हैं। प्रत्येक वस्तु, हालांकि ये 9th और 10th में आप देख चुके हैं, पीछे की बात है, पदार्थ या मैटर, द्रव्य। एक होता है द्रव्य, एक होता है द्रव्य, फर्क है दोनों में। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। ईच थिंग्स और substance which occupy a place and has a mass called matter, पदार्थ कहलाता है जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है। अब हवा जो है वो क्या पदार्थ है, तो इसमें कईयों के सस्पेंस हो जाता है कि हवा जो है वो तो स्थान तो नहीं घेरती और इसमें वज़न भी नहीं लगता अपने को। तो वायु या हवा भी स्थान घेरती है और उसका भी एक निश्चित द्रव्यमान होता है। जैसे टायर ट्यूबों के अंदर हवा भरते हैं, बड़ा वाहनों का टायर ले लो हवा का भरा हुआ, क्या आप अपना उठा सकते हैं उसको? ट्रक का टायर को उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर द्रव्यमान भी है। अब आप भरते जाओ हवा टायर के अंदर या किसी गुब्बारे के अंदर हवा भरते जाओ, तो हवा भरते जाएंगे तो क्या होगा, धमाका होगा, फट जाएगा गुब्बारा। क्यों फट गया? क्योंकि अंदर ही अंदर हवा जो है, वायु जो है वो स्थान घेर रही है। लेकिन घृणा, स्नेह, ईर्ष्या ये स्थान नहीं घेरते हैं। दिमाग मोटा थोड़ी हो जाता है, दिमाग मोटा नहीं होता है कि दूसरे के प्रति इस व्यक्ति के अंदर इतनी ईर्ष्या है, इतना स्नेह है, इतनी घृणा है, तो उससे दिमाग का आयतन नहीं बढ़ जाता है। दिमाग जो है उसमें कोई जगह घृणा ईर्ष्या घेरते नहीं है, तो वो पदार्थ नहीं है। बाकी सब
आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हो वो सारी पदार्थ। अब द्रव्य जो है, पदार्थ जो है, वो तो ये हो गया कि प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है वो पदार्थ है। अब पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, एक होती है ठोस, एक होती है द्रव्य, एक होती है गैस। तो ये हो जाएगी द्रव्य की अवस्थाएं। इट्स स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं। 3 अवस्थाएं हैं, एक होती है ठोस, एक होता है द्रव्य और एक होता है, एक तीसरी अवस्था है गैस। अब तीनों में क्या अंतर है? तो ठोसों के अंदर जो अवयवी कण होते हैं, जैसे इस चौक, ये ठोस है, ठोसों के अंदर जो इस चौक को बनाने वाले कण हैं वो बहुत पास पास में है। उन कणों के बीच में दूरी जो है बहुत कम है। इनकी एक निश्चित आकृति है और इसको यदि अपन कहीं पे रखेंगे तो ये निश्चित जगह घेरेगी। तो इसका मतलब ये हो गया ठोसों के अंदर अवयवी कणों के बीच की दूरियां बहुत कम होती है। 2 कणों के बीच की दूरी, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस इन बिटवीन एटम्स, बहुत कम होती है। इसके अलावा अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस इन बिटवीन एटम्स, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, हायर होते हैं, उच्च होते हैं। तो ठोसों में एक तो हो जाएगा आकार, फिक्स है। जैसे ये चौक जो है वो आपको कैसी दिखाई दे रही है? गोल आकार। जब रखेंगे तो ये निश्चित जगह घेरेगी, तो आयतन निश्चित होगा। इसके अलावा अंतराण्विक या अंतरपरमाण्विक दूरियां बहुत कम होती है और अंतराण्विक आकर्षण बहुत अधिक होते हैं। तो ठोसों को अपन इस तरीके से दर्शा सकते हैं कि कण जो हैं वो, उनके बीच में स्थान जो है बहुत ही न्यूनतम, यानी कण जो है एक दूसरे के पास सटकर इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि उनके बीच में जो है स्पेस जो है मिनिमम रहे। इस प्रकार से जो है ठोसों में अवयवी कण जो है वो व्यवस्थित होने का प्रयास करते हैं। ये तो बात हुई ठोस की। फिर द्रवों के अंदर, द्रव जो है, जैसे पानी को गिलास में रख देंगे तो गिलास का आकार ले लेगा, और किसी दूसरे बर्तन में रख देंगे तो दूसरे बर्तन का आकार ले लेगा। तो आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन जितना है उतना ही रहेगा। आयतन निश्चित, ये आधा लीटर पानी है तो आधा लीटर रहेगा। अब अंतराण्विक दूरियां और अंतराण्विक आकर्षण बल, गैसों से अंतराण्विक आकर्षण बल जो है वो गैसों से तो ज़्यादा होते हैं, दूरियां गैसों से, अंतराण्विक दूरियां गैसों से कम होती है। ये क्योंकि बीच वाली अवस्था है ठोस और गैस के। गैसों के अंदर क्या होता है? आकार, कोई आकार नहीं होता है गैस का, निश्चित है, क्योंकि पार्टिकल्स। अब द्रवों के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो, उनके बीच में आकर्षण तो अच्छा खासा होता है, लेकिन फिर भी ठोसों जितना आकर्षण नहीं होता। इस तरीके से गैसों के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरीके से दूर दूर होते हैं, यानी अंतराण्विक दूरियां, 2 कणों के बीच की दूरियां ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और आकर्षण बल बहुत ही कणों के बीच में कम होते हैं। आकार अनिश्चित होता है, जिस पात्र में डालोगे उसमें पूरे में इस तरीके से अव्यवस्थित तरीके से फैली रहती है, इसलिए कोई आकार नहीं होता। आकार निश्चित। आयतन
भी अनिश्चित होता है। आयतन भी अनिश्चित क्यों? क्योंकि जिस भी पात्र में आप रखोगे उसमें पूरे में फैल जाएगी। जैसे गैस सिलेंडर के अंदर भरी हुई है तो उसने सिलेंडर के अंदर एक उतना आयतन घेर रखा है, यदि उसको कमरे में खोल देंगे तो पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत कमज़ोर होते हैं और कणों के बीच की दूरियां ज़्यादा होती है। अब कणों के बीच की दूरियां ज़्यादा होती है तो इन कणों को जब पास पास लाएंगे, किसी भी तरीके से संपीड़ित करके अपन पास पास लाएंगे, तो कण पास पास जब आएंगे तो इसको छोटे क्षेत्र में भी एकत्रित किया जा सकता है। यानी कमरे में भरी हुई गैस को जो है किसी यंत्र की सहायता से अपन छोटे क्षेत्र में केंद्रित कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गैसें संपीड़ित की जा सकती है, संपीड़ित होती है, कंप्रेस्ड की जा सकती है। जैसे सिलेंडर वाली गैस जो है उसको फैलाएं तो बहुत ज़्यादा दूरी में फैल जाएगी, लेकिन दाब दे के उसको क्या किया गया है, कणों को पास पास लाया गया है। कण जो है वो दूरियां कम हो जाएगी तो गैस के कण पास पास हो जाएंगे, और पास पास हो जाएंगे तो जगह कम घेरेंगे। तो सिकोड़ने का, कम करने का, प्रेशर देके कणों को पास पास लाने का प्रक्रम कहलाता है संपीड़न, और गैसें संपीड़ित की जा सकती है। द्रवों के बीच में आकर्षण बल अच्छे खासे होते हैं, लेकिन अंतराण्विक दूरियां, कणों के बीच की दूरियां ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए दाब दे करके अपन द्रव को नहीं सिकोड़ सकते। यानी पानी को एक निश्चित बोतल में भर दिया है अपन ने, अब बोतल जो है उसमें भरे हुए पानी को यदि अपन कम करना चाहें दाब दे करके ये आधी बोतल में आ जाए तो ये सब पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इनका संपीड़न नहीं है। इसके अलावा चौक जो है, अपन चाहें कि इस चौक को ये जितना आयतन अब घेर रखा है उसका आधा आयतन घेरे, तो इसको दाब दे के या किसी और माध्यम से अपन इसका आयतन जो है वो कम नहीं कर सकते। टूट जाएगी, बिखर जाएगी, लेकिन आयतन इसका कम नहीं होगा। ऐसी स्थिति केवल गैसों में पाई जाती है, क्योंकि गैसों में कण बहुत दूर दूर होते हैं। दाब देंगे तो पास पास आ जाएंगे, तो पास पास आ जाएंगे तो जगह कम घेरेगी। तो ये तो बात हुई किसकी? ठोस, द्रव और गैस की, तीन अवस्थाओं की। अब आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की ये जो अवस्थाएं होती है वो एक दूसरे में क्या की जा सकती है? बदली जा सकती है। यानी ठोस, द्रव और गैस, इनका आपस में परिवर्तन संभव है। ठोस, द्रव और गैस का। ठोस से द्रव में जाएंगे तो इसका मतलब इसको गर्म करना पड़ेगा, और द्रव से ठोस में जाएंगे इसका मतलब इसको ठंडा करना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेंगे अभी। द्रव से गैस की तरफ जाएंगे, ये वाला तीर जाएगा, तो द्रव से गैस तो गर्म करना पड़ेगा, और गैस से द्रव तो ठंडा करना पड़ेगा। उदाहरण ले लेते हैं बर्फ़ का। बर्फ़ ठोस होती है, क्योंकि जल का उदाहरण शुरू से ही पढ़ रहे हैं अपन, जल है तो कल है। बर्फ़ ठोस है, फिर जल और गैस हो जाएगी जल वाष्प। बर्फ़ से जल और जल से बर्फ, ये कहलाता है जल से बर्फ बनने का प्रक्रम हिमांक। ये प्रक्रम कहलाता है गलनांक। कि बर्फ जो है वो जिस तापमान पर जल में कन्वर्ट होती है वो उसका गलनांक कहलाता है। ठोस पिघल जाता है जिस पर पूर्णतया द्रव में कन्वर्ट हो जाता है वो गलनांक कहलाता है। हिमांक होता है जल जिस तापमान पर बर्फ बन जाता है वो उसका हिमांक कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। ये होता है मेल्टिंग पॉइंट और ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट। फिर जल से जलवाष्प बनेगी, तो जल से जलवाष्प बनने का प्रक्रम कहलाता है वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, जल से जलवाष्प। और जलवाष्प से जल बनने का प्रक्रम कहलाता है संघनन, कंडेंसेशन। तो ये तो बात हुई ये एक दूसरे में परिवर्तन की और पदार्थ की तीन अवस्थाओं की। अब आगे बात करते हैं अपन द्रव्य का
वर्गीकरण, यानी पदार्थ का वर्गीकरण। द्रव्य, इसके अंदर जो है एक तो होता है मिश्रण और एक होता है शुद्ध पदार्थ। द्रव्य, पदार्थ, मैटर, क्लासिफिकेशन। एक होता है मिश्रण यानी मिक्सचर। अब मिश्रण दो टाइप का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के अंदर एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। तत्व को कहते हैं एलिमेंट, यौगिक को कहते हैं कंपाउंड, शुद्ध पदार्थ को कहते हैं प्योर सब्सटेंस। समांगी मिश्रण को कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर और विषमांगी को कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब अपन यहाँ दोनों मीनिंग लिख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश के। इसका फ़ायदा यह है कि हिंदी वालों को तो ये पता रहेगा कि इसको क्या कहते हैं, अपन इंग्लिश वालों से कहीं कमज़ोर नहीं रह जाएं, कहीं पीछे नहीं रहेंगे अपन। इसके अलावा इंग्लिश वाले भी इसको पढ़ सकते हैं कि द्रव्य यानी मैटर, उसके दो कैटेगरी हो गई, एक हो गई प्योर सब्सटेंस, एक हो गई मिक्सचर। मिक्सचर में फिर दो हो गई, एक होमोजीनस एक हेट्रोजीनस, और प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड। अब मिश्रण, तो मिश्रण क्या होता है, पदार्थों का यदि अपन बिना किसी अनुपात में पदार्थों को आपस में मिला दें तो नया बनने वाला पदार्थ जो है वो मिश्रण कहलाता है। जैसे एक पात्र के अंदर मैं चौक के टुकड़े ले लूँ, थोड़ी सी दाल ले लूँ, थोड़ी सी चाय पत्ती ले लूँ, थोड़े से कंकड़ पत्थर ले लूँ और कई चीज़ों को आपस में मिला दूँ, चीनी ले लूँ और चाय पत्ती ले लूँ, नमक ले लूँ, इनको आपस में मिला दूँ, तो ये क्या है, मिश्रण है। इनका कोई अनुपात नहीं है। तो पदार्थों को, बहुत सारे पदार्थों को, एक से अधिक पदार्थों को बिना किसी अनुपात के आपस में मिला देने पर बनने वाला मिश्रण के दो प्रकार हैं अपने पास। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। यदि पदार्थों को मिलाने, एक दूसरे में मिलाने के बाद संपूर्ण मिश्रण में पदार्थों का संगठन समान बना रहता है तो वो समांगी मिश्रण। ये एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। चीनी और नमक को अपन पानी में घोल दें, घोलने के बाद जो है अपन पिएं उसको, तो स्वाद जो है अपने को पूरे मिश्रण का, यानी पूरे पानी जिसके अंदर अपन ने नींबू पानी या फिर चीनी और नमक घोला है, उसके अंदर पूरे में एक प्रकार का, एक समान प्रकार का टेस्ट आएगा, तो वो क्या है, समांगी मिश्रण है। तो यदि पदार्थों का संगठन पूरे मिश्रण में समान बना रहता है तो ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण हो जाएगा चीनी का या नमक का जल में विलयन, यानी घोलने के बाद की स्थिति है। कई बार अपन क्या करते हैं, दूध के अंदर, गर्म दूध के अंदर जो है चीनी डाल देते हैं और छोड़ देते हैं, उसको घुमाते नहीं हैं, क्योंकि घुमाने से जो है वो चीनी घुल जाती। लेकिन अपन जो है वो उसको ठंडा होने के बाद पीने की कोशिश करते हैं तो अपने दूध जो है मीठा नहीं होता है, क्योंकि चीनी नीचे रह गई।
वो है विषमांगी मिश्रण। यदि अपन उसको घोल देते तो पूरे में मिठास समान आता, वो समांगी मिश्रण। और अपन ने घोला नहीं है, चीनी नीचे रह गई, दूध ऊपर से फीका पी गए, फिर नीचे चीनी बच गई, वो है विषमांगी मिश्रण। यदि पूरे मिश्रण के अंदर पदार्थों का संगठन समान नहीं रहता है तो वो कहलाता है विषमांगी मिश्रण। उदाहरण के लिए दाल, उसको पानी में डाल दें तो दाल के टुकड़े अलग एक तरीके से रहेंगे, पूरे पानी के अंदर समान रूप से फैले हुए नहीं रहेंगे, वो है विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण की परिभाषा हो जाएगी, यदि पदार्थों का संगठन पूरे मिश्रण में समान नहीं रहता है तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा जल में कंकड़ पत्थर का भी एग्जाम्पल हो सकता है, वो भूलेंगे नहीं, कंकड़ पत्थर या जल में दाल। ये तो बात हुई समांगी और विषमांगी मिश्रण। जो मिश्रण क्या हुआ, पदार्थों को बिना किसी अनुपात में यदि एक दूसरे में मिलाते हैं तो बनने वाला नया पदार्थ जो है वो मिश्रण कहलाता है। फिर शुद्ध पदार्थ पे आते हैं अपन। शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस के अंदर दो हैं अपने, तत्व और यौगिक। तो तत्व तो क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, वो तत्व कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, जैसे सोडियम तत्व है, कॉपर तत्व है, Au तत्व है, Ag तत्व है। इनके अंदर सोडियम तत्व है तो सोडियम के अंदर सोडियम के परमाणु होंगे, कॉपर के अंदर कॉपर के परमाणु होंगे, दूसरा कुछ नहीं मिलाया हुआ, इसलिए तो ये शुद्ध पदार्थ है। सोडियम, कॉपर, Au, Ag और भी बहुत सारे तत्व हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। अब तत्व परमाणविक अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे ये परमाणविक अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा अणु रूप में भी तत्व पाए जाते हैं कि दो परमाणु आपस में संयुक्त होकर के अणु निर्मित कर लें, जैसे H2 के अंदर हाइड्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु, दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से ऑक्सीजन जो है उसमें ऑक्सीजन के दो परमाणु जुड़ करके ऑक्सीजन का अणु बनाते हैं। ये भी तत्व ही है, लेकिन ये आणविक अवस्था में पाया जाता है, दो परमाणु जुड़ करके अणु का निर्माण कर लेते हैं। फिर आते हैं यौगिक पर। तो तत्व क्या हो गया, ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत्व एलिमेंट्स कहलाते हैं। द सब्सटेंस इन विच ऑल एटम्स आर फाउंड सेम टाइप। यौगिक कंपाउंड दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में, इन्हें फिक्स रेशियो, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में आपस में संयोग करके जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे यौगिक कहते हैं। दो या दो से, तो परिभाषा हो जाएगी दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग कर जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं वह यौगिक कहलाता है। उदाहरण के लिए H2O2 संयोग करके आपस में क्या बनाते हैं, H2
एक निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे। आगे बात करेंगे इनकी। अब यौगिक जो है उसके गुणधर्म, उसके घटक तत्वों यानी जिससे वो मिलकर बना है उनसे अलग होते हैं। अब जल जो है वो बना है H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन O2 से। तो हाइड्रोजन जो है वो स्वयं जलती है पॉप ध्वनि के साथ, विस्फोटक ध्वनि के साथ खुद जलती है। ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, ऑक्सीजन के बिना पदार्थ जलते नहीं हैं। और जल क्या करता है? आग को बुझाने का काम करता है। तो किसी यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से अलग होते हैं। तो ये तो बात हुई द्रव्य पदार्थ और उसके सारे वर्गीकरण की। अब जो है आप चूँकि 11वीं क्लास में हो गए हैं, आप स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ से जो है पढ़ना शुरू कर दिए। आपने मन बना लिया होगा। राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मार्कशीट जो है वो स्कूल में पहुँच गई है, रिजल्ट आपका आ गया है, पूरा मन बना लिया हुआ है। तो कन्फ्यूजन वाली स्थिति शायद नहीं है आप में। तो आप जो है वो साइंस लेनी है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्लासें अपन रेगुलर जो है लेते रहेंगे। तो ये आज से फर्स्ट चैप्टर शुरू हुआ है। एक राजस्थानी में कहावत है, 100 अकल की सांकड़ी 10 अकल की दड़ी, 1 अकल चौकी जकी सीधी दर पड़ी। 100 अकल की सांकड़ी ऐसा कहते हैं कि सांप के मायने 100 अकल हुए तो आग लागती टाइम वो आप वाली अकल काम में ले तो बिकी 2 सांकड़ बन जाए। जाऊ चुआ है जोग जगो हुए बी के मायने हुए 10 अकल तो बिकी बन जाए दड़ी, आग लग गया। और चूहो है जो को सीधो बिल के मायने तो वो सुरक्षित बने हो रहे। तो 100 अकल की सांकड़ी 10 अकल की दड़ी, 1 अकल चौकी जी सीधी दर पड़ी। तो आपने एक सीधी दर का मतलब पथ रास्तो तो एक दर पड़ जाओ आपने फिक्स कर लियो आपने टारगेट का आपने साइंस लेनी है और साइंस ने पढ़नी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पूरा रस लेते रस लेके पढ़ता रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।